जब वो इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई की है तो इलेक्ट्रिकल विंग में उनका प्रमोशन किया जाना चाहिए, सिविल में नहीं हो सकता, क्योंकि सेपरेट गैलरी का उन्होंने फ़ायदा उठा करके ये बने। तो अब जो है इधर कैसे आ सकते हैं? कौन लोग मदद कर रहे हैं इसमें हमारे जो है विशेष सचिव राजेंद्र सिंह मौर्य जी हैं, वो कर रहे हैं, राजीव दुबे सेक्शन ऑफिसर हैं, वो कर रहे हैं, और प्रमुख सचिव जी कर रहे हैं। ये तीनों लोग जो है बिल्कुल एडामेंट हैं, एकदम से जो है नियमों को धत्ता बना करके गलत परंपरा डालने के बाद ये कल प्रमोशन किया जा रहा है। तो यूपी में कैडर घालमेल की तैयारी, उल्टी गंगा बहाने की कोशिश तो नहीं, प्रयोग। ग्रामीण इंजीनियर विभाग में हो रही है कवायद। कैडर घालमेल घातक या उपयोगी? क्या हड्डी का डॉक्टर कर सकता है दिल का इलाज? बड़ा सवाल। गलत फैसलों का ही नतीजा मोरबी हादसा। सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को मंथने की कोशिश। यूपी में कैडर घालमेल की तैयारी, उल्टी गंगा बहाने की कोशिश तो नहीं, प्रयोग। ग्रामीण इंजीनियर विभाग में हो रही कवायद। कैडर घालमेल घातक या उपयोगी? क्या हड्डी का डॉक्टर कर सकता है दिल का इलाज? गलत फैसलों का ही नतीजा मोरबी हादसा। सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को मथने की कोशिश। यूपी में कैडर घालमेल की तैयारी, उल्टी गंगा बहाने की कोशिश तो नहीं, प्रयोग। ग्रामीण इंजीनियर विभाग में हो रही कवायद। तो हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर जी जुड़ चुके हैं। शबी जी, क्या मामला है जो कि कोई एक्सपर्ट है अगर सिविल का तो उसको मैकेनिकल में कैसे प्रोन्नत किया जा सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए अभी जब मैं लाइव आ रहा था और सारी चीजें हो रही थी, इसी दरमियान हमारे कार्यालय में एक अति वरिष्ठ पत्रकार आए थे, प्रमोद गोस्वामी जी, और उनसे जब इस विषय पर बात होने लगी तो निश्चित तौर पर जो बात आप कह रहे हैं वही बात जो है वो उन्होंने कही थी, बस उदाहरण का जो डिपार्टमेंट था वो अलग था। उनका साफ कहना था कि अगर सर्कुलेशन मैनेजर को संपादक बना दिया जाए किसी अखबार का तो अखबार का क्या हाल होगा। ठीक ऐसा ही कुछ जो है वो करने की कोशिश की जा रही है इस वक्त ग्रामीण अभियंत्रण संघ में। और एक पिछले लंबे समय से जो है जो संघ के जितने भी इंजीनियर हैं वो आंदोलनरत हैं, अलग अलग तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं, चाहे ट्विटर हो, चाहे मुख्यमंत्री का जो पोर्टल है उसके जरिए शिकायत करना हो, चाहे लिखित चिट्ठी देना हो। तो निश्चित तौर पर सारे प्लेटफॉर्म पर जो है वो विरोध और जो भी चीजें हैं वो घटना अपने तरीके से जो है विरोध दर्ज करा चुके हैं। देखिए 1972 में इस जो विभाग है इसकी स्थापना की गई थी, जैसा मैंने जो है वो अल्पावधि में जानने की और समझने की कोशिश की। और उस वक्त जब विभाग की नींव रखी गई थी तो इसकी मकसद ये था कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर सड़कों को जो है वो ठीक तरीके से बनाया जाए, वहां का पुल जो है वो बनाया जाए, वहां पे मकान जो सरकारी डिपार्टमेंट सरकारी जो योजनाओं के तहत बनते हैं वो ईआरएस ग्रामीण इंजीनियर जो है वो इसके जरिए उसको बनाया जाए। यानी कि जितना भी ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की जिम्मेदारी है वो इसी विभाग के इंजीनियरों पर है। और हम कहते हैं कि जो भारत है वो गाँव में बसता है, तो निश्चित तौर के ऊपर जो गाँव में जितना भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है वो विभिन्न योजनाओं के मार्फत इन विभाग के इंजीनियरों ने डेवलप किया। बड़ा सवाल यह है कि साहब जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, वो जो है बजाय काम करने के सड़कों पर जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो उसका सीधा जवाब है कि जब विभाग की स्थापना हुई थी तो 3 कैटेगरी के मुख्यतः इंजीनियर होते हैं, एक मैकेनिकल होता है, एक इलेक्ट्रिकल होता है और एक सिविल इंजीनियर होता है। जो सिविल इंजीनियर होता है उसके कंधों पर जो निर्माण की जिम्मेदारी होती है। और अब जो चीजें हो रही हैं, एक कैबिनेट नोट का हवाला देकर
पूर्व में करीब 30 साल पहले एक कैबिनेट नोट का हवाला देकर कुछ ऐसा करने की कोशिश की जा रही है। ये इंजीनियर्स का आरोप है कि जिसके चलते जो है इन लोगों में रोष है। इन सबका जो कैडर है, यानी कि जब पद सृजित किए गए थे, जब नियुक्तियां हुई थी, जब विभाग बना था, तो मैकेनिकल का जो जिम्मेदारियां और उनकी जो जवाबदेहियां और उनका जो सैलरी स्टेटस और उनका जो सारी चीजें थी वो अलग थी और एक सिविल की अलग थी। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक दांतों के डॉक्टर के लिए बीडीएस होता है और एक दिल के डॉक्टर के लिए एमबीबीएस होता है, ठीक उसी तरीके से मैकेनिकल और सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जिम्मेदारियां अलग थी, उनका कैडर रिव्यू अलग था, उनकी जवाबदेहियां अलग थी। अब साहब एक पूर्व के कैबिनेट नोट के जरिए कोशिश ये की जा रही है कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के इंजीनियर्स को सिविल इंजीनियर्स के साथ जोड़कर जो इसके ऊपर का एक पद होता है जिसको EXCN कहते हैं, उस पद पर प्रोन्नत करने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। तो निश्चित तौर पर जो सिविल इंजीनियर्स हैं वो इससे आग बबूला, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये उनके हक, हुकूक और अधिकारों पर डाका है और वो ऐसा होने नहीं देंगे। तो बड़ा सवाल यही है कि जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और संविधान और दूसरी सभी जो सारी चीजें हैं, विभागीय जो नोट हैं, वो सब इस बात को कह रहे हैं कि आप सबके अलग अलग कैडर हैं, सबका अलग अलग रिव्यू होगा, सबके अलग अलग EXCN और अधिकारी होंगे। तो फिर ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा जो पर्दे के पीछे जो कौन वो व्यक्ति है जो इतना बड़ा खेल करना चाहता है और तीनों इंजीनियर्स को, तीनों कैडर को एक जगह पर रखकर और उसमें जो है वो चीजों को आगे ले जाना चाहता है। तो सारा मसला यही है, सारी लड़ाई यही है। के न्यूज इस खबर को सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचा रहा है, जिम्मेदार विभाग तक पहुंचा रहा है, जिम्मेदार लोगों तक पहुंचा रहा है और निश्चित तौर पर हम आगे ये जानने की कोशिश करेंगे उस व्यक्ति का नाम, उन लोगों की जो है वो कोशिश कि आखिर कौन लोग हैं, क्योंकि जो संघ के लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई है उन सब ने यही कहा है कि इससे पहले, यानी कि जब कल्पना अवस्थी नाम की एक प्रमुख सचिव ERS हुआ करती थी, तो उनके वक्त में भी इस तरीके की कोशिश हुई थी और उन्होंने बाकायदा एक निर्णय लिया था और इस पूरे जो प्रकरण को, इस पूरे चीज को जो है वो एक बहुत अच्छे तरीके से निर्णय दिया था और सभी चीजें वहीं पर समाप्त हो गई थी। लेकिन एक बार फिर उसी तरीके की कोशिशें शुरू हुई हैं, एक बार फिर जो है कैडर रिव्यू के नाम के ऊपर जो है ये सारी बमचक जो है विभाग में मची है, जिसकी वजह से इंजीनियर हैं जिनको सड़क बनाना चाहिए, जिनको पुल बनाना चाहिए, जिनको गांव में जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए, जिनको जिस वक्त गड्ढे भरे जा रहे हैं बड़ी पूरी में, वो तो कहीं ना कहीं जो है वो अब जिंदाबाद और मुर्दाबाद जैसे साफ तौर पर आपने चल रही है। तो इंजीनियर साहेबलाल सिंह जी, इंजीनियर जो डिप्लोमा संघ के अध्यक्ष, शायद वो भी हमसे जुड़ चुके हैं और वो अगली बात जो है वो रखेंगे। बिल्कुल, साहबलाल सोनकर जी हमारे रूरल इंजीनियर विभाग से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। साहबलाल जी, इस तरह के प्रयोग से क्या साबित करना चाहते हैं लोग कि जहाँ सिविल है फिर दूसरी तरफ मैकेनिकल, तो ये कैडर में चेंज क्यों लाया जा रहा है? ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के जो सहायक अभियंता हैं, इनको अनुचित लाभ पहुंचाने की दृष्टि से ये सब किया जा रहा है, जो कि ये नियम प्रक्रिया विरुद्ध है और शासनादेशों के विरुद्ध है। और हाईकोर्ट इलाहाबाद ने निर्णय दिया है कि जिसकी जिस विधा में योग्यता है, यानी जिसकी जो प्रावैधिक योग्यता है उसके अनुसार काम करें। फिर भी ये लोग जो है उनको अधिशासी अभियंता सिविल के पद पे प्रमोट करने के तैयारी में लगे हुए हैं। और अगर ऐसा कर दिया जाता है तो जो इंजीनियरिंग किए हुए इलेक्ट्रिकल से या मैकेनिकल से, वो सिविल इंजीनियरिंग के कार्यों को सही से नहीं करा पाएंगे, जो आगे चल करके जनहानि और धन हानि होगी। अगर इनके बनाए हुए स्ट्रक्चर अगर कहीं फेल हो गए या कोई बिल्डिंग गिर गई, पुल गिर गया या जो है नहीं, एक बड़ा हादसा मोरबी का ही आप ले लीजिए, इतना बड़ा हादसा गुजरात में हुआ, मच्छू नदी के ऊपर एक पुल गिरा और उसके बाद खुद सीएम ने इसको संज्ञान लेकर जर्जर पुल के निरीक्षण करने की बात की। और दूसरी तरफ इस तरीके के मामले आ रहे हैं, तो फिर इस पर तो बड़ा एक्शन लेना चाहिए ना, क्योंकि इस तरह की लापरवाहियां आएंगी। क्योंकि एक विभाग का इंजीनियर जिसने एक अलग ट्रेड से पढ़ाई की है, वो दूसरे क्षेत्र में अगर काम देखेगा तो वहां तो गड़बड़ियां स्वाभाविक है ना। साहबलाल जी। जी, ये जो घड़ी और बल्ब बनाने वाली कंपनी को जैसे वहां पे दिया गया था जो है मोरबी में, वो तो इसी वजह से हुआ। अगर वहां सिविल इंजीनियरिंग का जो है इंजीनियर होता तो ये घटनाएं नहीं होती। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या इस पर अभी तक कुछ एक्शन किया गया? क्या अभी तक इसको लेकर कोई? हमने हर पे पत्र लिखा है और
प्रमुख सचिव महोदय को पत्र लिखा है, अपर मुख्य सचिव कार्मिक को पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, मुख्य सचिव जी को पत्र लिखा है, और अपने प्रमुख सचिव जी के निर्देश पर विशेष सचिव के अध्यक्षता में डायरेक्टर महोदय के यहाँ एक बातचीत हुई थी। उसमें पूरा ये सब उनका पक्ष सुना गया, तो हमारा पक्ष सुना गया था। हमारा ये कहना है कि अगर इनको अधिशासी अभियंता बनाया जाना तो उनके अपने कैडर में बनाया जाए, न कि सिविल इंजीनियरिंग कैडर में उनको जो है अधिशासी अभियंता बनाया जाए। बिल्कुल साहबलाल जी, उनका क्या पक्ष था? उन्होंने जो अपना पक्ष बताया वो क्या था? मैकेनिकल के लोगों ने अपना पक्ष ये केवल रखना चाह रहे थे कि 92 में कोई कैबिनेट नोट आया था, लेकिन कैबिनेट नोट तो उनका कैबिनेट में गया ही नहीं, स्वीकृत ही नहीं हुआ, तो उसका कोई मायने नहीं बनता। और 91 से हमारी सेवा नियमावली है, जिसमें सहायक अभियंता ही अधिशासी अभियंता बन सकता है, और 92 में जो सेवा नियमावली जारी हुई थी, और ये 97 में हमारे यहाँ डायरेक्ट यही आए हुए हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के, और 2000 में प्रमोशन से आए हुए हैं। तो जब प्रमोशन से और डायरेक्ट जो 97 में आए हैं, तो 92 में कोई सेवा नियमावली जो बनी थी उसमें सहायक अभियंता शब्द ही लिखा गया था, जिसका ये फायदा उठाना चाह रहे हैं कि जब सहायक अभियंता लिखा है तो वहां पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का भी बनाया जा सकता है। बिल्कुल शबी जी, आपने पक्ष भी सुन लिया, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? क्योंकि जिस तरीके से साहबलाल जी ने बताया कि उनका पक्ष ये रखा गया उनकी तरफ से। शबी जी, मैं सुन नहीं पाया। उन्होंने अपना पक्ष रखा है, उन्होंने एक बार साहबलाल जी वो पक्ष फिर से बता दीजिए हमारे शबी जी। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के इंजीनियर सहायक अभियंताओं ने उसमें 1/11 को अभी बैठक हुई थी, 1/11/2022 को विशेष सचिव महोदय की अध्यक्षता में हुई थी, और डायरेक्टर साहब हैं हमारे निदेशक और मुख्य अभियंता, उनके चैम्बर में हुई थी। करीब 3.5 घंटे की लंबी बहस के बाद भी कोई फैसला नहीं हो पाया था, लेकिन उनका ये कहना था कि सेवा नियमावली में सहायक अभियंता शब्द लिखा है, तो उसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के भी इंजीनियर सहायक अधिशासी अभियंता बनाए जा सकते हैं। लेकिन जब ये जिस 92 में जो सेवा नियमावली बनी है, उससे पहले इन लोग हमारे विभाग में थे ही नहीं। हमारे विभाग में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के जो इंजीनियर आए हैं डायरेक्ट भर्ती से 97 में आए हैं, और प्रमोशन से जो है 2000 में आए हैं। तो जब 2000 और 97 में ये लोग आए हैं, तो उससे पहले सब सिविल का ही हमारा पूरा स्ट्रक्चर था। तो सेवा नियमावली में सहायक अभियंता शब्द लिखा हुआ है, जिसका ये फायदा उठा करके जो है ये बनना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर के ऊपर ये एक बहुत टेक्निकल और तकनीकी मुद्दा जो है वो धीरे धीरे बन रहा है, और कहीं ना कुछ ऐसा है जिसके जरिए जो है इस कोशिश को किया जा रहा है। मेरा सवाल आपसे यही है कि अगर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लोग भी इससे प्रॉब्लम क्या है, इससे दिक्कत क्या है? अगर ये लोग सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के अगर सिविल के अधिशासी अभियंता बनाए जाएंगे, तो जब किसी भी रोड के डिजाइन होगा या बिल्डिंग के स्लैब वगैरह का और आरसीसी के स्ट्रक्चर्स का जब डिजाइन होगा, तो ये चूंकि सिविल के नहीं पढ़े हैं तो ये डिजाइन नहीं कर पाएंगे, और फिर वो स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो उसमें जो है दोषी जो है इनके अंडर में काम करने वाला एई सिविल और जेई सिविल दोषी पाया जाएगा, और ये जब कहीं फंसने की बात आएगी तो ये बच जाएंगे कहके कि हम तो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं। जी निश्चित तौर पर इससे पहले भी इस तरीके की कोशिश हुई थी, वो कोशिश नाकाम हुई। अब अगर एक बार फिर ये कोशिश हो रही है और चीजें आगे बढ़ती हैं, तो सिविल इंजीनियर डिप्लोमा संघ क्या करेगा, किस तरीके से? फिर यदि हमारा पक्ष नहीं सुना जाएगा, हमने हर स्तर पे जो है अपना पक्ष बताया है, सभी जगह हमने पत्राचार किया है, सभी जगह वार्ता की है, और प्रमुख सचिव महोदय के निर्देश पे ही जब एक वार्ता हो चुकी है, सभी का पक्ष जाना गया है। इसके बाद भी यदि ये लोग इनका प्रमोशन कर देते हैं, तो फिर हमारे पास धरना प्रदर्शन और आंदोलन ही एक तरीका बच जाएगा, और हम ये अनुचित प्रक्रिया को रोकने के लिए भीख मांगने का भी कार्यक्रम करेंगे, ताकि इनको भीख मांग करके इन लोगों को पैसा ऊपर के अधिकारियों को दिया जाए, और ये लोग जो है फिर गलत प्रक्रिया को तब शायद हो सकता है रोक लगाएं। शबी जी, एक सवाल ये भी है, क्योंकि इनका कहना है कि जब उन्होंने उस ट्रेड की पढ़ाई नहीं की और अगर उस में इस तरीके से वो काम करेंगे, तो आगे कोई भी अगर घटना होती है तो उसकी जवाबदेही कौन देगा? क्योंकि साहबलाल जी ये भी एक तरफ कह रहे हैं कि भाई वो तो बच जाएंगे, वो बोलेंगे मैं तो दूसरे क्षेत्र में मैंने पढ़ाई की, मैं तो ये इंजीनियर हूँ ही नहीं। तो ये बड़ा सवाल है शबी जी।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अब एक बड़ी बात जो है वो इस बहस में और इस खबर में एक बड़ी बात मैं वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ निश्चित तौर पर के न्यूज का सवाल भी यही है। और अगर हम आज इस खबर को कर रहे हैं और इस खबर पर बने हैं और दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसके 2-3 बड़े कारण हैं। पहला कारण ये है कि ये पूरा जो प्रकरण है, ये जो पूरी संस्था है वो ग्रामीण परिवेश के लिए है। तो कहीं ना कहीं भारत गाँव में बसता है और हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे लोग, हमारी चीजें, हमारी पशु संपत्ति, हमारे सारी चीजें जो है गांव से आती हैं। और अगर इस तरीके की कोई ये धरना प्रदर्शन और सारी चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं जो गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, 4 लेन से जोड़ा जा रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, लाइट आ रही है, स्कूल खुल रहे हैं, चीजें अच्छी हो रही हैं। ऐसे में इस तरीके के आखिर वो कौन लोग हैं, वो कौन व्यक्ति है जो कोशिश कर रहा है। और निश्चित तौर पर जैसा अभी एक बहुत बड़ा आरोप, एक बहुत बड़ी बात जो है वो प्रदेश अध्यक्ष ने लगाई है पैसे की इन्वॉल्वमेंट की, कि साहब इसमें कहीं ना कहीं जो है वो एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार जो है बड़ा कारण सामने आ रहा है। और कुछ लोग कुछ पैसे का जो है वो चीज जो है वो सामने आ रही है। इस चीज को अगर इंजीनियर साहब और थोड़ा सा डिटेल से और थोड़ा सा तफसील से अगर बताएं तो फिर चीजों को और आगे समझने में और जिम्मेदारों तक जो है वो उपयुक्त तरीके से बात को पहुंचाने में मदद मिलेगी। बिल्कुल जी सर, हम एक चीज बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें भी हमारे ग्रामीण वितरण विभाग द्वारा 39 जिलों में बनाई जा रही है। और FDR एक जो है फुल डेप्थ रिक्लेमेशन, एक नई तकनीक से एक सड़क बनाई जा रही है। FDR की सड़कें जो पूरे प्रदेश में 75 जिलों में हम बना रहे हैं। इसमें साफ साफ मना किया गया है इन लोगों को कि सिविल के एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर को लगाया जाए और इनको विद्युत यांत्रिक के लोगों को अगर बाय द वे ये अगर अधिशासित बन जाते हैं तो किसी न किसी हमारे जनपद में पोस्ट होंगे और पोस्ट होंगे तो ये प्रधानमंत्री सड़क योजना की जो FDR की अभी लेटेस्ट तकनीक की जो ये सड़क बनाने जा रहे हैं उसमें अगर कहीं कोई वो स्ट्रक्चर फेल हो जाता है तो बहुत बड़ी जनहानि हो सकती है और फिर धनहानि भी होगी। ये चीज बहुत एक गलत प्रक्रिया पड़ जाएगी। साहिब सिंह जी, मेरे को एक बात ये बात समझ में बताइए कि जब एक बात ये हमारे जैसे बहुत ही जमीन पे काम करने वाले व्यक्ति की समझ में आ रही है तो जो लोग मुखिया हैं, जो लोग बड़े लोग हैं या जो लोग इस पूरे सारे खेल के पीछे के जो खिलाड़ी हैं उनकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? जवाबदेही कौन है, जिम्मेदार कौन है इसके लिए? सर समझ में तो उन लोगों को आ रहा है लेकिन कहीं न कहीं केवल लाभ पहुंचाने की जो चेष्टा की जा रही है केवल ये एक कारण है। समझ में उनको आता है सर, जब हाई कोर्ट कह रहा है कि जिसकी जो योग्यता है उसके अनुसार काम करे। खुद शासन ने भी कई बार जो है हाई कोर्ट में एफिडेविट दे रखा है कि हमने जिस विधा का जो आदमी है उससे उसी का काम ले रहे हैं। फिर ये प्रक्रिया जो कराई जा रही है तो इसके पीछे कोई न कोई ऐसा रैकेट है जो इनको जो है गलत तथ्य जो है हमारे प्रमुख सचिव जी को दिया पड़ा है और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जो हमारे मंत्री जी उनको भी किसी ने गलत तथ्य दे रखा। तो निश्चित तौर के ऊपर एक बड़ी बात है, एक बड़ी चीज सामने आ रही है कि ग्रामीण अभियंत्रण जो पूरा जो एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है 39 जिलों में सड़क बनाने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत। तो निश्चित तौर के ऊपर हम इस चीज को उठा रहे हैं, हम इस चीज को बता रहे हैं और हम इस चीज को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये हो क्यों रहा है, ये क्या हो रहा है। मेरा एक सवाल और है आपसे इंजीनियर साहब कि क्या इसमें आप न्यायालय कुछ कर सकता है अगर आप न्यायालय की शरण में जाएं? जी सर, न्यायालय हम तब जा सकते हैं जब काज ऑफ एक्शन है। जब ये अधिशासी अभियंता उनको सिविल का बना देंगे तब हमारे पास काज ऑफ एक्शन मिल जाएगा, तब हम कोर्ट जा सकते हैं। उससे पहले हम केवल पत्राचार कर सकते हैं और धरना प्रदर्शन कर सकते हैं बस। साहबलाल जी, आपने एक बात और कही थी कि हाईकोर्ट ने भी ये बात कही है कि जो लोग जिस योग्य हैं उनको उसी पर पद पर रखा जाए, तो फिर न्यायालय जाने की जरूरत तो पड़ सकती है। ये मेरा सवाल। न्यायालय इसलिए जाना पड़ेगा कि सर आपके माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है, तब हमें फिर से एक बार न्यायालय जाना पड़ेगा। तो अभी क्या प्रमुख सचिव जी से बात हुई है, क्या आला अधिकारियों से बात हुई, इसको लेकर आपकी तरफ से कोई बात कही गई है कि इसमें ये चीजें ठीक नहीं है, तो उनकी तरफ से कोई निर्देश आया है, कोई बात आई है सामने निकलकर? नहीं, उनका कोई निर्देश नहीं आया, लेकिन हाँ प्रमुख सचिव जी ने ही अपने विशेष सचिव को भेज करके उनके अध्यक्षता में हमारी सभी का पक्ष जाना है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों को पक्ष जाना है और सिविल वालों को पक्ष जाना है, लेकिन अभी तक उनके द्वारा कोई ऐसी वो नहीं की गई है कार्रवाई कि जिससे ये पता लगे कि हाँ वो कार्रवाई रुक गई है या की जा रही है। और हम जी बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं की। शबी जी बहुत बहुत शुक्रिया, साहबलाल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि कार्रवाई क्यों नहीं की गई है।
फिलहाल लेंगे यहां पर एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प की सिद्धि में हमारे करदाताओं की है महत्वपूर्ण भूमिका। सभी करदाता निभाएं अपना कर्तव्य और निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी आय का रिटर्न 7 नवंबर तक ई फाइल करें। याद रखें, उन सभी करदाताओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है, निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न 7 नवंबर 2022 तक ई फाइल करनी होगी। ड्यू डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है तथा कोई भी अनएडजस्टेड बिजनेस लॉस अथवा कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबर कांकेर से है, जहां भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा। विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मांडवी, भानु प्रताप विधानसभा उपचुनाव की घोषणा। चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान अब कर दिया है। 5 दिसंबर से होगा चुनाव, 8 दिसंबर को इसके परिणाम आएंगे। तो कांकेर से खबर है, जहां भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव की तारीखें तय कर दी गई हैं। तो चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। 5 दिसंबर को होगा चुनाव, 8 दिसंबर को इसके परिणाम आएंगे और 7 नवंबर तक नामांकन रहेगा, जहां पर प्रत्याशी 7 नवंबर तक नामांकन कर सकते हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मांडवी के निधन के बाद यहां पर ये चुनाव कराए जाने हैं। तो भानु प्रतापपुर उप विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनाव आयोग ने इसका ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर अब 5 दिसंबर को होगा चुनाव, 8 दिसंबर को इसके परिणाम आएंगे। तो भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव की अब घोषणा कर दी गई है। चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया है, जहां पर 5 दिसंबर को चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी, 8 दिसंबर को इसके परिणाम आएंगे। 17 नवंबर तक प्रत्याशी जो है वो नामांकन कर सकते हैं। तो अलग अलग जगहों पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। अभी हाल में ही गोला विधानसभा में भी चुनाव कराए गए थे, ये उपचुनाव हुए थे। तो चुनाव आयोग ने किया तारीख का ऐलान। 5 दिसंबर को होगा चुनाव, 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है और तारीख भी तय कर दी गई। वहीं नोएडा से खबर है, जहां वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रेस वार्ता की गई है। वायु प्रदूषण पर कैसे कंट्रोल किया जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जलवायु परिवर्तन विभाग के डॉक्टर अरुण कुमार